सभी लोगों को जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने रस के बारे में पढ़ा था। अब मैं यहाँ पर आपको छंद के बारे में बता रहा हूँ। छंद किसे कहते हैं, कितने प्रकार हैं, मात्राएं कैसे गिनी जाती है, वर्ण कैसे गिनते हैं, लघु गुरु क्या होता है और मात्रा किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि छंद किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है छंद। छंद की परिभाषा है एक निश्चित मात्रा, वर्ण, यति, गति, लय, तुक को ध्यान में रखकर जो रचना की जाती है उसे हम छंद कहते हैं। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। छंद एक निश्चित मात्रा, वर्ण, यति, लय, तुक, गति इनके नियमों को ध्यान में रखकर जो रचना की जाती है उसे हम छंद कहते हैं। छंद दो प्रकार के हैं। एक छंद में मात्राएं गिनी जाती है और एक छंद में वर्ण गिने जाते हैं। एक छंद है मात्रिक छंद और दूसरा छंद है वाणिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होती है, मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होती है और वाणिक छंद में वर्णों की गिनती होती है। ठीक है। उसके बाद में आता है कि मात्रा कैसे गिनते हैं। मात्राएं गिनने का तरीका क्या है। मात्राएं गिनने में दो चीज़ें आती है सामने, एक लघु और एक गुरु। दो तरीके से हम मात्राएं गिनते हैं कि लघु मात्राएं कौन सी है और गुरु मात्राएं कौन सी है, किस प्रकार से इनको हम गिन सकते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर मात्राएं कैसे गिनते हैं तो इसमें एक लिखा हुआ है लघु और गुरु मात्राएं आती है। छंद में हमें मात्राओं का विशेष ध्यान देना पड़ता है। यदि मात्रिक छंद हमें देख रहे हैं तो उसमें मात्राओं का विशेष ध्यान देना है कि किस छंद में कौन सी मात्राएं आ रही है और कितनी मात्रा में आ रही है। ठीक है। उसको गिनने का तरीका है कि एक लघु मात्रा आती है और एक गुरु मात्राएं आती है। लघु में कौन कौन से आते हैं वर्ण, स्वर आते हैं अ, ई, उ और ऋषि, यह सब लघु में आते हैं। इसका साइन है एक। इसको गिनते भी हम एक ही है और इसे दो गिनते हैं। इसको लघु बोलेंगे, गिनते समय हम इसको क्या बोलेंगे, लघु बोलेंगे। और गुरु में स्वर आते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, सारे दीर्घ स्वर आते हैं। और लघु में आते हैं ह्रस्व स्वर यानी छोटे स्वर, और गुरु में आते हैं बड़े स्वर। इसका साइन है गुरु, दीर्घ भी बोल सकते हैं इसको हम। और हम इसे दो नंबर से गिनेंगे कि इसको क्या बोला जाएगा, दो। गिनते समय, मात्राएं लगाते समय लघु गुरु बोलेंगे और इनकी गिनती करते समय एक और दो से चलेगा इसका साइन। मात्राएं किसे कहते हैं। मात्राएं किसे कहते हैं, किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय, उसकी अवधि को हम मात्रा कहते हैं। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय या उसकी अवधि को हम मात्रा कहते हैं। ये हो गए हमारी मात्राएं कैसे गिनते हैं, किस प्रकार से मात्रा को गिना जाता है, मात्रा किसे कहते हैं, ये हो गया। उसके बाद में हम वर्ण गिनेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वाणिक छंद क्या है। ये भी क्या है, वाणिक छंद, और ये है मात्रिक छंद। वाणिक छंद में वर्ण गिने जाते हैं। वाणिक छंद में वर्ण की गिनती होती है। वर्णों की गिनती के आधार पर उसका पहचान होती है कि वह वाणिक छंद है। ठीक है। उसमें गण का विशेष महत्व रहता है। इसमें वाणिक छंद में गण का बहुत महत्व है। तो गण के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि गण क्या होता है। ठीक है। यहाँ पर पहले हम जान लेते हैं कि वाणिक छंद क्या है। वाणिक छंद में वर्णों की गिनती होती है। ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक ध्वनि के मेल को क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं। दो या दो से अधिक ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं। अब वर्ण को गिनने का तरीका क्या है, इसमें वर्ण गिने जाते हैं। जैसे यहाँ पर वर्ण गिनता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 वर्ण है। ठीक है। यदि इसमें कोई सा आधा अक्षर आ जाता है तो उसे हम उस आधे अक्षर को नहीं गिनेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मन्नत। अब मन्नत में कितने वर्ण है, 1 2 3। वाणिक छंद के हिसाब से इसमें 3 वर्ण है, क्योंकि आधे अक्षर को हम नहीं गिनते हैं, इसीलिए इसमें 3 वर्ण है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ
मात्रा गिनने के नियम, मात्राओं को गिनने के कुछ नियम है, उनको ध्यान में रखकर हमें मात्राएं गिननी पड़ती है मात्रिक छंद में। तो उसके नियम मैं आपको बता रहा हूँ। मात्राएं गिनने के कुछ नियम है, जैसे यहाँ पर नियम लिखे हुए हैं, और भी जानिए। में लिखा हुआ है, कविता में प्रायः संयुक्त अक्षर से पहले वर्ण को गुरु माना जाता है, जैसे दीनबंधु। जैसे यहाँ दीनबंधु लिखा हुआ है, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ मैं। कविता में प्रायः संयुक्त अक्षर, यदि संयुक्त अक्षर है, जुड़ा हुआ है मात्रिक छंद में, तो पहले वाले वर्णों को गुरु मानेंगे। यानी यहाँ पर दीनबंधु, बंधु में आधा न और ध जुड़ा हुआ है, आधा न जुड़ा हुआ है, ये संयुक्त अक्षर है, तो इसके पहले वाले वर्णों को क्या मानेंगे हम? गुरु मानेंगे इसको। ठीक है, तो ये पहले एक गुरु है, फिर लघु है, फिर गुरु इसलिए माना क्योंकि इसके बाद में क्या है? संयुक्त अक्षर है, इसलिए इसको क्या मान लिया हमने? गुरु। और वो लघु तो है ही सही, क्योंकि उसमें छोटी ऊ की मात्रा है, और छोटा ऊ हमारा किस में आ रहा है? छोटा ऊ आ रहा है हमारा लघु मात्रा में। लघु का साइन लगा दिया एक हमने। इसमें अब गिन ली मात्राएं कितनी हो गई? 2, 3, 4, 5, 6। कितनी मात्राएं हो गई इसमें? 6 मात्राएं। अगला नियम आ रहा है, अनुस्वर से युक्त ह्रस्व वर्ण को गुरु माना जाता है। ह्रस्व यानी होता है छोटा, लघु वर्ण। यदि लिखा हुआ है उसमें अनुस्वर, अनुस्वर यानी बिंदी हो, अनुस्वर यानी अम की बिंदी हो, अम की बिंदी में है उस शब्द में, तो उससे युक्त ह्रस्व वर्ण को गुरु माना जाता है। जैसे लिखा है बसंत, बसंत लिखा हुआ है, बसंत में स के ऊपर अनुस्वर है, तो स को क्या मानेंगे हम? गुरु मानेंगे। और ब क्या है? पहले ही लघु है, और त भी क्या है? लघु है। जैसे ब में मैंने कैसे जान लिया कि लघु है? क्योंकि इसमें ब को यदि हम अलग करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे इसका, तो अ निकलेगा, उसमें से क्या निकलेगा? अ। और अब देखेंगे हम अ किस में आ रहा है हमारा? अ की गिनती किस में होती है? अ की गिनती हो रही लघु में, तो इसे क्या मान लिया हमने? लघु मान लिया ब को। अगला नियम है विसर्ग युक्त ह्रस्व वर्ण। विसर्ग, यदि अह आ रहा है उसमें विसर्ग आ रहा है, तो विसर्ग युक्त ह्रस्व वर्ण गुरु माना जाता है। यदि उसमें विसर्ग आ रहा है और अनुस्वर आ रहा है, तो वह क्या माना जाएगा? दोनों गुरु माना जाएगा। जैसे अतः लिखा हुआ है, अतः में अ तो क्या है? लघु है, और तह में अनुस्वर है, विसर्ग है, सॉरी क्या है इसमें? विसर्ग है, तो तह के लिए क्या आएगा यहाँ पर? क्या मानेंगे? गुरु। कितनी मात्राएं होगी इसमें? 3 मात्राएं हो गई। ठीक है, अगला नियम क्या है? किसी शब्द के प्रथम संयुक्त अक्षर में दीर्घ मात्रा हो तो वह गुरु माना जाता है। किसी शब्द के प्रथम संयुक्त अक्षर में दीर्घ मात्रा हो तो वह गुरु माना जाएगा, किंतु यदि ह्रस्व है तो वह लघु ही रहेगा। जैसे क्लांत लिखा हुआ है और स्वर लिखा हुआ है। पहले नियम क्या था कि संयुक्त अक्षर है तो उसके आगे वाले वर्ण को, उसके आगे वाले वर्णों को गुरु मानेंगे, वो तो मान रहे हम। पर अब यहाँ पर संयुक्त अक्षर है और लघु है और गुरु है, दोनों है, यानी दीर्घ भी है और ह्रस्व, गुरु ही मानेंगे, और जो लघु है उसको लघु ही मानेंगे, उसमें कोई फेरबदल नहीं करेंगे। जैसे इसमें क्लांत में आ क्या आ रहा है? आ की मात्रा आ रही है, इसलिए इसको आ का हमारे गुरु में आ रहा है। आ किस में आ रही है? गुरु में आ रहा है, तो इसमें गुरु लगा दिया। और त में अ है, तो क्या है? ये लघु है। उसके बाद में जो स्वर है, जो स्वर लिखा हुआ है यहाँ पर, स्वर भी ह्रस्व है, संयुक्त अक्षर है, पर उसमें कोई सी मात्रा नहीं है, तो वह क्या रहेगा? लघु। वह लघु ही रहेगा, सॉरी क्या रहेगा? वह लघु ही रहेगा। तो इसमें कितनी मात्राएं हो गई? 2 हो गई। यदि गुरु है तो गुरु, लघु है तो लघु ही रहेगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। अगला नियम आ रहा है, यदि संयुक्त वर्ण के पहले का वर्ण संयुक्त गुरु स्वयं गुरु हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मानधाता, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मानधाता। हमारा नियम क्या है कि संयुक्त अक्षर के आगे वाले वर्णों को गुरु मानेंगे। अब वो तो पहले ही गुरु है, वह तो क्या है? पहले ही गुरु है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसे कोई परिवर्तन उसमें नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें आ की मात्रा है। यदि आ की मात्रा नहीं होती तब भी उसे हम गुरु ही मानते, क्योंकि नियम बोल रहा है हमारा। उसके बाद में ये भी गुरु है और ये भी गुरु, इसमें कितनी हो गई? 2, 4, 6। कितनी मात्राएं हो गई इसमें? 6 मात्राएं हो गई इसमें। अगला नियम क्या बोल रहा है? चंद्र बिंदु वाला अक्षर लघु मात्रा में आता है। चंद्र बिंदु,
चंद्र बिंदु वाला अक्षर लघु मात्रा में, जैसे चंद्र बिंदु लगी हुई है ऊपर तो ये कैस में आएगा, लघु में। पर जैसे चांद में क्या आ रहा है, गुरु आ रहा है यहाँ पर, ये मात्रा लगी हुई है यहाँ पर, ये गुरु की मात्रा है तो इसे हम गुरु ही मानेंगे। नियम अनुसार नियम क्या बोल रहा है हमारा कि यदि चंद्र बिंदु आ रहा है, पर चंद्र बिंदु आ रहा है उसके साथ में क्या है यहाँ पर, ह्रस्व होना चाहिए, लघु होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, आ की मात्रा आ रही है, आ है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया हमारा, आ किस में आ रहा है, गुरु में आ रहा है तो इसे गुरु ही मानेंगे। पर हंस में क्या आ रहा है यहाँ पर, ऊपर चंद्र बिंदु के बारे में बता रहे हैं कि यदि चंद्र बिंदु वाला ह्रस्व वर्ण है तो लघु मानेंगे, और चंद्र बिंदु वाला दीर्घ वर्ण है तो उसे हम गुरु मानेंगे। तो यहाँ पर कितनी मात्राएं हो गई, 3 मात्राएं हो गई, और यहाँ पर कितनी मात्राएं हो गई, 2 मात्राएं हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। कल हम गण के बारे में पढ़ेंगे कि छंद में गण का क्या महत्व है, गण को किस प्रकार गिना जाता है, और कल आपको एक उदाहरण भी बताया जाएगा जिसमें मात्राएं और वर्ण किस प्रकार से गिने जाते हैं उसके बारे में आगे समझाया जाएगा।